हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं इस आज के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी 43 शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। तो अब जजमेंट और सुनवाई पर में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा जैसे एडल्ट्रीज, रखैल, अफेयर्स, बास्टर्ड, इन सब शब्दों का। इसके बारे में डिटेल जानेंगे क्या हुआ है। ओके, केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है, उस पर बात करेंगे क्या है ये योजना। केंद्र सरकार ने ही 32,500 करोड़ रुपए की लागत से कई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। तो कहाँ कहाँ नई रेल लाइनें डाली जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम उसके 5 साल उसको और विस्तार दिया गया है, क्या रकम खर्च होगी और क्या क्या उसमें प्लानिंग है वो चर्चा करेंगे। PM ई बस योजना 57,613 करोड़ रुपए की, उस पर सरकार ने प्लान बना है, इसको मंजूरी दी है। तो 169 शहरों में ई बस चलाए जाएंगे, कितनी ये चर्चा करेंगे। इंडियन आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे, वो बात करेंगे। WHO ने पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है इंडिया में। इंपॉर्टेंट बात है ये। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड घोषित कर दिया है जुलाई के लिए, पुरुष और महिला, उन सब पर बात करेंगे। मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब, उनका निधन हो गया है, तो किस खेल से जुड़े थे और क्यों चर्चित से, ये सब भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, इस साल का अब तक का मैराथन करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखा, देखना जरूरी है। वीडियो पिछले जनवरी से लेकर अगस्त तक का तमाम क्वेश्चंस है, उसका PDF भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना वो वीडियो का लिंक। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक लाइक तो बटन तो बनता है, लाइक बटन दबा देना। तो क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों और दलीलों में महिलाओं के लिए रूढ़िवादी यानी स्टीरियोटाइप शब्दों पर रोक लगा दी है। तो नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा। देखिए, तकरीबन 43 ऐसे वर्ड हैं जिसके बदले दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो यहाँ मैंने एक इसमें से दिया, अफेयर का क्या होगा। आंसर होगा शादी से इतर रिश्ता। आप ये नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहस में कि फलाने का फलाने के साथ अफेयर है, आपको कहना होगा वहाँ पर वकीलों को कि शादी से इतर उनका रिश्ता है। ओके, तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने 16 अगस्त को इन आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्पैक्ट हैंडबुक लॉन्च किया। ठीक है, ये हैंडबुक है, उसको लॉन्च किया गया है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी और जो भी जजमेंट होगा उसमें इस्तेमाल होगा। इन शब्दों को देश भर में इस्तेमाल करने पर, आम लोगों के इस्तेमाल करने पर रोक की बात नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, जो भी जजमेंट होंगे, उनमें इन शब्दों को का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये वकील और जजों को समझने के लिए उनको आसानी होगी कि कौन से शब्द जो हैं स्टीरियोटाइप हैं, रूढ़िवादी हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो अनजाने में, कई बार अनजाने में भी यूज़ करते हैं, कई बार जानबूझ के भी यूज़ करते हैं, और वो प्रचलन में हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन कदम उठाया है कि इनको किस तरीके से उसके बदले दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो आपत्तिजनक शब्दों की एक लिस्ट है ये हैंडबुक में, ये जो हैंडबुक है वो, और उसमें उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में बताया गया है। दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जाएगा। हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। ठीक है, ये हैंडबुक वो शब्द हैं जिन्हें पहले अदालतों ने यूज़ किया हुआ है, अपने जजमेंट में यूज किया हुआ है। शब्द गलत क्यों है और वे कानून को और किस तरह से बिगाड़ सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, तो कैसे कैसे शब्द हैं, कुछ तो पूरी लिस्ट ये रही, जैसे एडल्ट्रीज, उसकी जगह पर ये इस्तेमाल होगा वह स्त्री जो विवाहेतर सेक्सुअल रिलेशन में हो। ठीक है, अफेयर उसको कहा जाएगा शादी से इतर रिश्ता। बास्टर्ड किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा जा सकता है, तो बास्टर्ड की जगह कहा जाएगा ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी ना की हो। बायोलॉजिकल सेक्स या बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल, इन सब के लिए इस्तेमाल होगा जन्म के समय असाइंड सेक्स यानी लिंग। ठीक है, प्रोस्टिट्यूट भी इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जगह सेक्स वर्कर कहा जाएगा। अनवेड मदर यानी बिन विवाही माँ नहीं कहा जाएगा, बल्कि माँ कहा जाएगा।
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, तो उसकी जगह शब्द इस्तेमाल होगा तस्करी करके लाया गया बच्चा। ईव टीजिंग जो बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी जगह स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट ये यूज़ होगा, ठीक है, ईव टीजिंग की जगह। और भी कई सारे शब्द हैं जैसे प्रोवोकेटिव क्लोथरिंग, तो उसकी जगह यानी भड़काऊ कपड़े की जगह क्लोथरिंग या ड्रेस कहा जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका भड़काऊ कपड़े पहने थे, सीधे क्लोथ पहना था, ड्रेस पहना हुआ था। ओके, और भी जैसे गुड वाइफ है तो उसकी जगह वाइफ ही बोलना है। कीप रखैल की जगह ऐसी महिला जिसका शादी से इतर किसी पुरुष से शारीरिक संबंध हो, ऐसा बोलना है, ठीक है, रखैल नहीं बोल सकते। और भी कई इंडियन वुमेन या वेस्टर्न वुमेन की जगह केवल वुमेन होगा। हाउस वाइफ की जगह वुमन मेकर होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, 43 शब्द हैं जिनके इस्तेमाल पर जो है ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई गई है। आम लोगों के लिए ये नहीं है, आम लोगों के लिए एक तरह से ये नैतिकता के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, नज़ीर दिखाया है कि इन सब शब्दों की जगह आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। फोर्स नहीं किया गया है आम पब्लिक को, लेकिन ये एक इशारा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आम लोगों को भी, जो आपस में जो बातचीत करते हैं उसमें कैसे बदलाव करें। तो ये महत्वपूर्ण है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। जब भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन हुआ है तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ में मैंने सारे शब्दों के बारे में बता दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट छूट गया था। किसने ये तैयार किया है? जो हैंडबुक है, हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, तो इसे तैयार किया है कलकत्ता हाई कोर्ट की टीम ने। ओके, सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में रिटायर्ड जज जस्टिस प्रभाश्री देवन और जस्टिस गीता मित्तल, इसके अलावा प्रोफेसर झूमा सेन, वो भी उस कमेटी में शामिल थी और उन लोगों ने मिलकर ये बनाया है हैंडबुक, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात थी। चले अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी, तो इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? आंसर का 13,000 करोड़ रुपए, ये प्लान है सरकार का। तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये 16 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी है और इसके जरिए क्या होगा, देश के जो छोटे छोटे कामगार हैं उनको लोन देकर स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा। 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना का यही लक्ष्य है कि बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने के काम में आने वाले लोग, नाई आदि के लगभग 30 लाख परिवारों को सशक्त बनाना है। 18 तरह के पारंपरिक व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है। वो सब ये रहे इस योजना में क्या क्या है, जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्रागार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, पारंपरिक गुड़िया निर्माता, खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले या मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। 18 तरह के पारंपरिक जो व्यवसाय हैं उन सबको शामिल किया गया है, उन सब के उत्थान का काम किया जाएगा, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा इस योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 32,500 करोड़ की लागत से कितनी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर टोटल 7 परियोजनाएं हैं और इससे क्या होगा, जो मौजूदा जो रेल नेटवर्क है ना उसमें 2339 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। तो ये नई जो रेल परियोजना है वो 9 राज्यों में हैं, 9 राज्यों के लिए। उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इन सब में है। ओके, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि ये जो परियोजनाएं हैं उससे रेलवे का नेटवर्क जो है ना वो बढ़ेगा। तो कौन कौन सी 7 परियोजनाएं हैं वो सब पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। बस 7 आप ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कितनी रकम की है और कितनी परियोजना है और कितने किलोमीटर
एक्स्ट्रा इससे इन परियोजनाओं से बढ़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। कितना? 2339 किलोमीटर का विस्तार होगा। ओके, ये भी कुछ। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उस PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है और अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। ये वाला मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए क्या मिलता है आपको? PDF मिलता है करंट अफेयर्स का अगले 365 दिनों तक, यानी अगले 1 साल तक। और उसमें आप पिछले भी PDF और अगले PDF अगले 1 साल तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और कई तरीके के PDF होते हैं। वन लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स होता है और वीडियो का लिंक भी वहाँ पर अवेलेबल होता है, ताकि आप किसी कंटेंट को, किसी चीज़ को और विजुअली समझना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और इसी मेंबरशिप के जरिए फ्री में, मतलब मेंबरशिप लेने के बाद फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल हैं। तो डेली का करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, और इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार टीचर का हो, BPSC जो 69th होने वाला एग्जामिनेशन वो हो, UPPSC, MPPSC, UPSSC PET पेट का, SSC के तमाम एग्जामिनेशन, कई तरह के एग्जामिनेशन, UPSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उन सब के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो ये मेंबरशिप प्लान है, छूट चल रही है कुछ ही दिनों के लिए, तो 50% स्वतंत्रता दिवस स्कीम के तहत, तो आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 5 साल का विस्तार को मंजूरी दी है उस प्रोग्राम को। तो इसके तहत कितनी रकम खर्च करने की योजना है? आंसर होगा 14,903 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के दूसरा फेज होगा ये, और इसके बारे में बताया डिटेल इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि परियोजना के तहत 6.25 लाख IT प्रोफेशनल्स को उनको रीस्किल किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब के बारे में। और 2.65 लाख लोगों को IT में ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, उसके तहत 18 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। तो अब 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर्स में, इन सब में स्थापित किया जाएगा। तो 9 और सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसका भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि जो अटैक वगैरह हो रहे हैं, साइबर अटैक, उन सब से इंडिया बेहतरीन ढंग से निपटे। और इस फंड का उपयोग जो है ना, वो नेशनल नॉलेज नेटवर्क उसको बेहतर करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए भी किया जाएगा। जैसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क, उन सब को बेहतर किया जाएगा, ताकि जो शैक्षणिक और जो रिसर्च सेंटर हैं उनमें कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाए। ठीक है, उमंग ऐप है, जैसे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उसमें कई सारी सुविधाएं, सेवाएं और जोड़ी जाएंगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के सहयोग से बनाया गया AI सक्षम जो एक भाषिणी है, उसको संविधान की जो तमाम भाषाएं, संविधान के अनुसूची 8 में जो शामिल भाषाएं हैं 22, तो उसमें ट्रांसलेशन की पूरी व्यवस्था, वहाँ व्यवस्था सही से की जाएगी। ठीक है, तो ये है योजना, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये मंजूरी दी गई है 14,903 करोड़ रुपए की। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 57,613 यानी 57,613 करोड़ रुपए की PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। तो इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? आंसर होगा इसका 10,000 इलेक्ट्रिक बसें ये चलाई जाएंगी। और ये नाम क्या है इस योजना का? PM ई-बस योजना। ठीक है, तो इसमें ये योजना तो इतने करोड़ की है, यहाँ सॉरी करोड़ होगा यहाँ, ओके, 57,613 करोड़ रुपए। तो ये इतने करोड़ की तो योजना है, लेकिन केंद्र सरकार ना 20,000 करोड़ रुपए देगी। अब बाकी रकम कैसे इंतजाम होगा?
तो बाकी रकम वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा और ये योजना 10 वर्ष तक के संचालन के लिए ही होगी ई बसों की। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है किसने, तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने ये इसके बारे में बताया है। और 2 हिस्से में ये चलाई जाएगी। एक तो 169 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत 10,000 ई बसों का संचालन किया जाएगा। और इसके अलावा 181 सिटी में, शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के बुनियादी ढांचों का की स्थापना की जाएगी। जैसे शहरों में अलग अलग जगह पर ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए व्यवस्था हो, तमाम जो भी जैसे पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको भी चार्ज करने की व्यवस्था हो, तो इन सब का भी काम किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दिएगा तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अमेरिकी एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी ने अगस्त 2023 में भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू किया? आंसर का बोइंग। ये अमेरिका में ही प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो 16 अगस्त को बोइंग ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि हम इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। और ये बेहतरीन दुनिया का उन्नत ये हेलीकॉप्टर में से, लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेना उड़ाती है इसे और भारतीय सेना भी इसका उपयोग कर रही है। इंडियन आर्मी को भी मिल चुका है। जिसका ढांचा, इसके बारे में बोइंग ने ट्वीट करके बताया है और फिर तमाम अखबारों में द हिंदू ने भी इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, ओके। तो 22 अपाचे इंडिया के पास हैं, मतलब अभी कुछ वक्त पहले ही बोइंग ने वो डिलीवर किए थे और बाकी 6 फिर से बनाने का काम वो चल रहा है और ये डिलीवरी अगले साल तक हो जाएगी। क्या खास है इसमें, देखिए ये जो है ना 16 फीट ऊंचा है और 18 फीट चौड़ा है हेलीकॉप्टर और 2 पायलट ज़रूरी है चलाने के लिए, 2 इंजन होते हैं और इसकी वजह से इसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, इसकी डिज़ाइन ऐसा है कि इसको रडार पर पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और हेलीकॉप्टर में राइफ़ल भी लगी हुई है। एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फायरिंग रेंज जो है ना वो करीब 550 किलोमीटर तक की है और एक बार में 2.25 घंटे तक ये उड़ सकता है और इसके साथ मिसाइल वगैरह भी लगा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, तो कहाँ पर? आंसर का गांधीनगर में ये आयोजित हुआ है पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो ये 17 और 18 अगस्त को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित हुआ है और उद्घाटन किसने किया? WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो इसमें G20 सदस्य देशों के कई सारे स्वास्थ्य मंत्री, वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नागरिक समाज से लोग, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आपको पता होगा पिछले साल ही WHO ने भारत सरकार के समर्थन से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसके बाद ये पहला वैश्विक आयोजन हुआ है, गुजरात में ही स्थापित हुआ था वो। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? ये देख रहे हैं यहाँ फोटोग्राफ, वो हैं मनसुख मांडविया। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? आंसर होगा क्रिस वोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो ICC ने अभी अगस्त में इस अवार्ड का ऐलान किया है, प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस का। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं और हाँ, न्यूज़ ये रहा। अगला क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी को जुलाई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? वुमेन प्लेयर कौन है? आंसर होगा एशले गार्डनर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ये। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं ICC की वेबसाइट से। तो ICC ने ये अवार्ड दिया है। मुख्यालय कहाँ है ICC का? दुबई, UAE में है। स्थापना हुई थी
15 जून 1909 को, हालांकि अलग नाम से स्थापित हुआ था। चेयरमैन है अभी इसके ग्रेग बर्कले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया 15 अगस्त 2023 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर को फुटबॉल। ठीक है, 75 ईयर के थे, 1949 में जन्म हुआ था और 70 के दशक में भारत के महान फुटबॉलर रहे वो। ओके, 1975 तक वो इंटरनेशनल फुटबॉल उन्होंने खेला और उनके खेल में योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड भी उनको मिल चुका था। 35 इंटरनेशनल मैच वो खेल चुके थे। मोहन बगान ईस्ट बंगाल क्लब से वो खेल चुके थे। और हबीब जो है ना, वो मोहम्मद हबीब, तो वो भारत के इकलौते फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने दिग्गज फुटबॉलर पेले के खिलाफ गोल दागा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को। और 2023 की थीम क्या है? नो मैटर वाट। ठीक है, क्या है? नो मैटर वाट। ओके, तो इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। और क्यों घोषित किया हुआ? दरअसल बात है 2003 की, 19 अगस्त को इराक की राजधानी बगदाद में वहाँ एक होटल है, कैनाल होटल, तो वहाँ पर एक विनाशकारी बम हमला हुआ था। और उसमें इराक के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सर्जियो वियरा और सहित 22 मानवीय सहायता कर्मचारी जो यूनाइटेड नेशंस की ओर से थे, उन सब की जान चली गई थी। तो इसी के बाद इस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस घोषित किया गया था। तो इस बार की थीम क्या है? नो मैटर व्हाट। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और मेंबरशिप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है।